हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। ये है हमारी टारगेट सीरीज का 5वां दिन और टारगेट सीरीज के 5वें दिन हम कंप्लीट पेपर को देखने वाले हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के लास्ट जो निबंध रहेगा वहां तक हम इस पैटर्न को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले के हमारे सारे वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर हमने पूरी कंप्लीट अपनी जो हिंदी कंपलसरी है उस हिंदी कंपलसरी का 7 दिन में हमारा जो कंप्लीट रिविजन करना था वो हमने किया है। ये कंप्लीट पेपर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो प्रश्न पहला है। तो पहला प्रश्न एक अपठित आपका जाएगा गद्यांश, और इस अपठित गद्यांश के प्रश्न उत्तर रहेंगे अति लघुत्रात्मक। तो यहाँ पर हम करेंगे पहले प्रश्न उत्तर, एक एक करके सारा कंटिन्यू अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए पहला प्रश्न है कि आर्यों का साहित्य किसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर लिखना है बच्चों कि आर्यों का साहित्य भारत के समूचे जन समूह के विकास के अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। इन समस्त प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको आंसर जो है वो इस गद्यांश में मिलेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, इस इतिहास का जितना अंश जाना जा सकता है उसकी अपेक्षा जितना नहीं जाना जा सकता है वह और भी पुराना और महत्वपूर्ण है। न जाने किस अज्ञात काल से नाना जातियां आ आकर इस देश में बसती रही हैं और इसकी साधना को नाना भाव से मोड़ती रही हैं, नया रूप देती रही हैं और समृद्ध करती रही हैं। इस देश का सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य आर्यों का साहित्य है। इन्हीं आर्यों के धर्म और विश्वास नाना अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते बदलते अब तक इस देश की अधिकांश जनता के निजी धर्म और विश्वास बने हुए हैं। परंतु आर्यों का साहित्य कितना भी पुराना और विशाल क्यों न हो, भारतवर्ष के समूचे जन समूह के विकास के अध्ययन के लिए न तो पर्याप्त ही है और न ही अति संवादी ही है। आइए अब करते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर इस अंतिम पंक्ति में दिया हुआ है कि आर्यों का साहित्य भारत के समूचे जन समूह के विकास के अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा प्रश्न है भारतवर्ष का सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य कौन सा है। तो यहां पर है कि भारतवर्ष का सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य आर्यों का साहित्य है। तीसरा प्रश्न है समृद्ध शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा। समृद्ध का मतलब होता है विपुल, समृद्ध का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो इसका विपरीत शब्द रहेगा बच्चों दीन। दीन मैंने गरीब, जिसके पास कमी हो चीजों की, तो इसका विलोम शब्द रहेगा ये। अगला प्रश्न है कि नाना जातियां, नाना मैंने विविध प्रकार की, अलग अलग अनेक जातियां आकर इस देश में बसती रही हैं। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो इसको इस तरीके से बदलेंगे कि नाना जातियां आती रही और इस देश में बसती रही। तो 2 वाक्य बना दिए और इस कनेक्टिव से इसे जोड़ दिया। पांचवा प्रश्न है अति संवादी शब्द में मूल शब्द, प्रत्यय और उपसर्ग बताइए। तो देखो किसी भी शब्द में जो भी शब्द बनता है उसका एक मूल शब्द होता है और उस मूल शब्द के आगे कुछ लग करके जो शब्द बनाता है वो उपसर्ग होता है, और उसके पीछे कुछ शब्द लग करके जो उसमें और परिवर्तन करता है वो प्रत्यय होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अति संवादी जो शब्द है इसमें अति धन सम ये उपसर्ग है, वाद मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। तो देखो मूल शब्द है वाद, ठीक है, मूल शब्द है वाद। इसमें अति सम, अति और सम ये तो उपसर्ग हो गए और ई प्रत्यय लगा तो हो गया वादी। तो अति संवादी इस तरीके से शब्द बना है। नेक्स्ट है हमारा अंतिम इसका जो है वो गद्यांश, कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक है आर्यों के साहित्य की न्यूनता या आर्य साहित्य का महत्व, ये आप लिखेंगे इसका शीर्षक। अगला हमारा प्रश्न है, देखो पहले प्रश्न का ही दूसरा भाग है पद्यांश की, जो पद्यांश रहेगा उसकी जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है उनका आंसर देना। तो ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। हम सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं क्योंकि प्रश्न काफी लंबा है प्रश्न पत्र, तो हम प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। ले चल माझी मझधार मुझे, दे दे अब पतवार मुझे। इस प्रश्न को आप पद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्नों का आंसर हम देखते हैं। पहला प्रश्न जो लिया हुआ है उसका उत्तर यहाँ पे देखेंगे कि कवि पतवार लेकर मझधार
मझधार में क्यों जाना चाहता है? तो कवि जो है वो कठिनाइयों और मुसीबतों से घबराता नहीं है, इसीलिए वह पतवार लेकर मझधार में जाना चाहता है, वह पतवार लेकर मझधार में जाना चाहता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न, फिर मुझको क्या डरा सकेंगे, कवि किनसे नहीं डरता है? तो कवि लोगों की उचित अनुचित टीका टिप्पणियों से नहीं डरता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? तो इस पद्यांश का मुख्य संदेश है निर्भीकता पूर्वक विघ्न बाधाओं से टक्कर लेते हुए आगे बढ़ना, कठिनाइयों से विचलित नहीं होना, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है कि नव आशा के दीप लिए में प्रयुक्त अलंकार का नामोल्लेख कीजिए। इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है कि इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? शीर्षक है निर्भीकता, निडरता। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में यहां पे देखेंगे आप, शत्रु शब्द का विपरीतार्थक क्या है? तो है मित्र। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर। तो आपके जो रिक्त स्थान के जो प्रश्न वाले रहेंगे, इसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 2 प्रश्न तो रहेंगे आपके, जो पारिभाषिक शब्दावली है, तो ये पारिभाषिक शब्दावली के रहेंगे 2 प्रश्न, और बाकी आपके रहेंगे व्याकरण में से। तो पहला पारिभाषिक शब्द है एग्जैम्प्ट, है ना। एग्जैम्प्ट शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? तो हिंदी इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है छूट देना, जैसे कीमत में छूट देना, नियमों में छूट देना, एग्जैम्प्ट। अगला है भारत की प्राचीन लिपियां ब्राह्मी और कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि थी। ब्राह्मी और खरोष्ठी, ये भारत की प्राचीन लिपियां थी, खरोष्ठी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है माता ने पुत्र से कहा अंधेरा हो गया, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति में बच्चों क्या होता है कि किसी भी वाक्य का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ होता है, उसका अलग अलग संदर्भ होता है। तो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जब हम उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति है। तो माता ने छोटे पुत्र से कहा अंधेरा हो गया, इसका मतलब है अब घर चलिए। और यही वाक्य अगर कोई और सुनेगा तो उसके लिए इसका कोई और अर्थ रहेगा। नेक्स्ट होता है शब्द शक्ति में मुख्यार्थ न लेकर उसका लक्ष्यार्थ लिया जाता है, तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है, तो इसका रहेगा लक्षणा शब्द शक्ति। बच्चों लक्षणा शब्द शक्ति है, ये जो है लक्षणा शब्द शक्ति जो होती है इसमें लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट है अगला कि मैं निज रोदन का राग लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। यहाँ पे काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। कवि क्या कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। तो एक तरफ तो रोदन की बात कर रहा है, एक तरफ तो कवि दुखी होने की, रुलाई की बात करता है, फिर राग का मतलब संगीत है। तो इस तरीके से यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है सशक्तिकरण शब्द के लिए पारिभाषिक हिंदी शब्द लिखिए। सशक्तिकरण का मतलब होता है एम्पावरमेंट, EMPOWERMENT, जैसे महिला सशक्तिकरण, तो विमेन एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। अब हमारे अगले जो हमारे प्रश्न रहेंगे वो है हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस प्रकार आपके 6 प्रश्न हमने किए हैं गद्यांश में से, और 6 प्रश्न हमने किए हैं पद्यांश में से, 6 पद्यांश और 6 गद्यांश से। ठीक है, तो ये हो गए अपने 12 प्रश्न। उसके बाद 6 प्रश्न हमने किए हैं रिक्त स्थान वाले, और अब ये इस तरीके से हो गए 18 प्रश्न। 12 प्रश्न आपके आएंगे MCQs में से, और ये MCQs जो रहेंगे ये आपके गद्य भाग से भी आएंगे, पद्य भाग से भी आएंगे, और व्याकरण में से भी आएंगे। तो ये इस तरीके से अपने प्रश्न हो जाएंगे 18 और 20 और 30 प्रश्न टोटल। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है डाउटफुल शब्द का पारिभाषिक शब्द लिखिए। संदिग्ध, सामान्य, वास्तविक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका डाउटफुल का हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है संदिग्ध। वैसे ये प्रश्न जो है आपका पारिभाषिक वाला ये रिक्त स्थान में जाएगा, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न है जो हमने इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में लिया है। तो इसमें टोटल 12 प्रश्न लेंगे। इस पेपर में हमने 13 प्रश्न शामिल किए हैं टोटल। और ये जो पेपर है कंप्लीट पेपर बच्चों, इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन राइज।
इस ऐप में आपको ये पूरा पेपर और इसके जैसे टोटल 10 पेपर्स मिलेंगे। 10 पेपर्स आपको मिल जाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप हमारा एक व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए जिस पर आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको वहां पर हमारे सारे लिंक्स मिल जाएंगे। नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो प्रश्न है नेक्स्ट वो है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें हमने जिन जिन चैप्टर से, जैसे कि आपके वितान से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, गद्य भाग से 3 आएंगे, पद्य भाग से 3 आएंगे, ये सारे हमने उसी टाइप से लिए हैं। तो अगला हमारा है कि वेब पत्रकारिता क्या कहलाती है। जो वेब पत्रकारिता होती है वो ऑनलाइन पत्रकारिता कहलाती है, साइबर पत्रकारिता कहलाती है, इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है, या उपयुक्त सभी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। वेब पत्रकारिता से तात्पर्य है कि भाई जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर या मोबाइल पर जो हम समाचार पत्र पढ़ते हैं और जो न्यूज़ जो होते हैं, न्यूज़ जो संगठन है वो जब समाचार देते हैं तो वो वेब पत्रकारिता कहलाती है। तो इसे हम ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं, साइबर भी कहते हैं और इंटरनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला कि इंट्रो किसे कहते हैं। तो देखो जो हमारा समाचार लेखन होता है उस समाचार लेखन के 3 भाग होते हैं। एक होता है इंट्रो होता है इंट्रो, जिसे हम मुखड़ा भी कहते हैं हिंदी में। एक होता है इंट्रो, दूसरा होता है इसका मध्य भाग जिसे कहते हैं बॉडी, और तीसरा होता है इसका समापन। तो इस तरीके से जो है वो समापन, तो इस तरीके से जो है वो ये इसके 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें समाचार का मूल तत्व प्रारंभ होता है, या फिर इसमें समाचार का विस्तार होता है, या फिर इसमें समाचार का समापन होता है, या उपयुक्त सभी। तो इंट्रो जो होता है ना, इसमें घटते महत्व क्रम में समाचार दिए जाते हैं और इंट्रो में सबसे महत्वपूर्ण जो समाचार होता है वो सबसे पहले दिया जाता है। तो यहाँ पे मूल जो समाचार होता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो इसका रहेगा आंसर राइट, इसमें समाचार का मूल तत्व प्रारंभ होता है। आगे बढ़ेंगे और ये जो आपका ये जो प्रश्न पत्र है, इसी टाइप से दूसरे और प्रश्न पत्र आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई, ध्यान रखिएगा। हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज भी चल रही है हमारी हिंदी की, तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। यहां पर देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। काव्य पंक्ति में पानी शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। यहाँ पे पानी शब्द के 3 अर्थ प्रकट होते हैं। पूरा है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चोन। ये जो पानी जो शब्द है यहाँ पे मोती के लिए इसका अलग अर्थ है, मानुष यानी मनुष्य के लिए इसका अर्थ है, और चोने के लिए इसका अलग अर्थ है। तो इसके 3 अर्थ हो गए। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पे रहेगा श्लेष अलंकार। यहाँ पे श्लेष अलंकार है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना, मतलब एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए रहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एक शब्द है पानी, इसके अलग अलग अर्थ हैं, तो इसीलिए यहाँ पे है श्लेष अलंकार। राइट आंसर रहेगा यहाँ पे श्लेष अलंकार। ये टाइपिंग के हिसाब से यहाँ आ रहा है श्लेष अलंकार, हमने यहाँ लिख दिया, इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही रिक्त स्थान, ही मतलब ये रिक्त स्थान नहीं रहेगा, एक शब्द यहाँ पे भरना है आपको। क्या आएगा और इस ऑप्शन में से? ही विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। तो क्या विकसित होकर के? बोली विकसित होकर के भाषा का रूप लेती है, या वर्तनी, या व्याकरण, या साहित्य? तो बच्चों जो बोली होती है वही धीरे धीरे जब बोली का विकास होता है तो बोली एक भाषा का रूप धारण करती है। तो यहाँ पर आएगा बोली, कि बोली जो होती है ये एक छोटा रूप है, भाषा जो है वो विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है। बोली धीरे धीरे विकसित होकर के भाषा का रूप ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 6ठा। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। लेखिका के मतानुसार, माता नहीं है, लेखिका जो महादेवी वर्मा है, तो महादेवी के अनुसार इसका क्या अर्थ है? यह कहना उचित है। भाई भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, मतलब उसमें दुर्गुण भी थे। क्या ये उचित है, या कहना अनुचित है, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, या उपयुक्त सभी? तो क्या करिए कि भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, ये कहना अनुचित है, मतलब उसमें अभाव था, मतलब उसमें भक्तिन में दुर्गुण भी थे, दुर्गुणों का अभाव नहीं था मतलब दुर्गुण थे, तो ये कहना अनुचित है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ब।
अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, फिराक गोरखपुरी के साहित्य में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो फिराक गोरखपुरी की हमने रुबाइयां पढ़ी है बच्चों, तो राइट आंसर यहां पे रहेगा रुबाया छंद, इसका सही आंसर है ऑप्शन स। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, इसमें विप्लव रव से क्या आशय है? बादल राग कविता जो है निराला जी की बादल राग कविता से लिया गया ये प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें इस बादल राग कविता में कवि ने कहा है कि विप्लव रव से ही छोटे ही शोभा पाते, मतलब ये होता है विप्लव रव का मतलब है क्रांति। तो जब क्रांति होती है, क्रांति का स्वर जब गूंजता है तो उसमें जो दबे कुचले लोग जो हैं वो फायदे में रहते हैं, और जो पूंजीपति धनवान वो लोग जो हैं वो उनका नुकसान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला 9वां कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस शैली में लिखी गई है? रघुवीर सहाय की कविता वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, प्रश्न शैली या व्यास शैली? तो ये विवरणात्मक शैली में है, इसमें विवरणात्मक शैली में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार बरसात के बादलों का स्वामी किसे माना गया है? तो यहां पर बरसात के बादलों का स्वामी विष्णु को, इंद्र को, शिव को या ब्रह्मा को? तो इंद्र को माना गया है, इसीलिए तो वो जो टुकड़ी थी उसे इंद्र सेना नाम दिया गया है ना, इंद्र सेना। और ये इंद्र इसके देवता माने जाते हैं, बादलों के देवता, वर्षा के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके लिए बाजार की सार्थकता से क्या तात्पर्य है? बाजार की सार्थकता कब सिद्ध होती है? जहां पर आवश्यक वस्तु मिलती है, जहां पर निश्चित मूल्य पर वस्तु मिलती है, जहां पर छूट पर वस्तु मिलती है, या जहां पर कोई वस्तु नहीं मिलती। तो बाजार तभी सार्थक कहलाएगा जहां पर निश्चित मूल्य पर वस्तु मिलती हो, वहां पर ना तो उस वस्तु का ज्यादा मूल्य लिया जाता हो और ना वहां पर जो है वो वस्तु की कमी हो। तो निश्चित मूल्य जो वास्तविक मूल्य है, क्योंकि कई बार जब वस्तुओं की कमी रहती है यानी शॉर्टेज आ जाती है कि वस्तुएं कम रहती है, तो उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है, बहुत ज्यादा मूल्य दे दिया जाता है, तो ऐसे फिर वो बाजार की सार्थकता नहीं कहलाएगी। तो निश्चित मूल्य देकर के जहां पर वस्तुएं ली जाए वो वहां पर बाजार की सार्थकता सिद्ध होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि ये 12वां प्रश्न है कि लेखक आनंद यादव भैंस चराते चराते क्या करने लगा था? तो बच्चों लेखक भैंस चराते चराते कविताएं करने लगा था, कविता बनाने का काम करने लगा था। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, अतीत में दबे पांव पाठ में हिंदी साहित्य की किस विधा में लिखा गया? अतीत में दबे पांव जो पाठ है वो कैसा है? वर्णनात्मक है, ऐतिहासिक है, आत्मकथात्मक है या यात्रा वृत्तांत है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। जब यहाँ पे लेखक घूमने गए तो वहां पे जो इन्होंने उस यात्रा में जो कुछ देखा वो यहाँ पे सब कुछ इन्होंने लिख दिया है, इसलिए ये एक यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। तो अभी तक हमने देखो किए हैं, ये जो है हमारे MCQs टाइप के जो क्वेश्चंस थे ये हमने किए हैं, टोटल 13 किए हैं, क्योंकि एक प्रश्न इसमें से जाएगा रिक्त स्थान में। तो 13 प्रश्न किए हैं, इसमें आपके 12 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब खंड ब शुरू होता है, खंड ब में हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न इस बार आपके गद्यांश और पद्यांश में से पूछे जाएंगे, और अब यहां पे हम करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला ये लघुत्रात्मक प्रश्न जो है बच्चों, इसमें आपको 40 से 45 शब्दों में आंसर देना है, ध्यान रखना, शब्द सीमा का हमेशा ध्यान रखा जाता है। तो पहला प्रश्न है कि इंटरनेट पत्रकारिता के विकास में सरकार के सहयोग के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आप लिखेंगे कि इंटरनेट पत्रकारिता के विकास में सरकार भी प्रचुर मात्रा में सहयोग कर रही है। सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने अपने अनुभाग प्रारंभ किए हैं, जो चाहे कुछ स्थानों पर आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हो गए हो, मतलब जहां पर पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही हो, लेकिन फिर भी डाटाबेस तो तैयार हो ही रहा है। ये सभी मिलकर के हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता, जिसे हम वेब पत्रकारिता भी कहते हैं, जिसे हम साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं, और जिसे हम इंटरनेट पत्रकारिता भी कहते हैं, इसका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, इसमें देखो ये जो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे, इसमें 5+2 मतलब टोटल 7 प्रश्न रहेंगे आपके लघुत्रात्मक प्रश्न। 5 प्रश्न तो आपके बुक से रहेंगे, और 2 प्रश्न जो रहेंगे उसमें एक प्रश्न तो रहेगा लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय, लेखक या कवि का परिचय रहेगा, और एक प्रश्न रहेगा आपका आलेख या आपका यहाँ पे रहेगा जो है वो आलेख से संबंधित प्रश्न जो है वो यहाँ पे रहेगा।
जाएगा। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो यही है, इस प्रश्न जो है वो ये है कि मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, इस पर आपको एक आलेख लिखना है। मोबाइल फोन के बारे में बताइए, इसकी या तो वरदान, इसकी विशेषताएं बता दीजिए, या इसकी कमियां बता दीजिए, अभिशाप बता दीजिए। तो मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप लिखेंगे कि मोबाइल एक उपयोगी यंत्र है, आज के जमाने में बहुत ही जरूरी उपकरण है। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने एवं उसकी बात सुनने में यह यंत्र हमारी सहायता करता है, और अत्यंत छोटा एवं कम भार का होने के कारण इसको अपने पास रखना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होती है। मोबाइल के अनेक लाभों को देखते हुए यह एक वरदान ही कहा जाएगा, किंतु इसका दुरुपयोग करने से यह अभिशाप भी बन सकता है। तो आप बैलेंस रूप में लिखेंगे, दोनों बातें लिख दी आपने। ज़्यादातर जो है इसके फायदे के बारे में बताया, हम इससे बात कर सकते हैं। हम आजकल मोबाइल में पूरी संसार जो है वो समाया हुआ है, हर चीज़ हम देख सकते हैं, तो ये हमारे लिए हर सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका सही उपयोग किया जाए तो, अगर इसका दुरुपयोग किया तो ये हमारे लिए अभिशाप भी बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला बच्चों कि हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को बंद कमरे में कैमरे के सामने लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या व्यंग्य कर रहा है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय साहब की जो रचना है, इसमें कवि ये बता रहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि रघुवीर सहाय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सोच पर व्यंग्य किया है, उनके काम करने के तरीके पर व्यंग्य किया है। दूरदर्शन पर विविध चैनलों के संचालक समझते हैं कि वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसलिए वो कहते हैं ना कि हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को, एक कमजोर को, एक अक्षम को बंद कमरे में लाएंगे, कि एक दुर्बल को लाएंगे, कि दूरदर्शन की घोषणा उसके इसी अहंकार को सूचित करती है कि वह समर्थवान और शक्तिशाली है तथा अन्य अशक्त और दुर्बल हैं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से दूरदर्शन की इस दूषित मनोवृत्ति का चित्रण जो है वो व्यंग्य पूर्वक किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे कि शिरीष को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया है, शिरीष के फूल पाठ के आधार पर समझाइए। 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे आपके, सारे जो लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अवधूत जो होता है ना, अवधूत जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, सुख दुख कठिनाई परेशानी खुशी कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में निश्चित रहता है, यह फक्कड़ और मस्त बना रहता है। उसी प्रकार जब गर्मी और लू से सारा संसार संतप्त रहता है, तब भी शिरीष जो है वो लहलहाता हुआ रहता है, और इसी कारण इसे अवधूत जो है वो कहा गया है लेखक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां कि जूझ कहानी के लेखक छात्र जीवन से आज के विद्यार्थी को क्या शिक्षा मिलती है। जूझ कहानी का जो लेखक है आनंद यादव बच्चों, तो इस आनंद यादव के जीवन पर अगर हम दृष्टिपात करें, जब वो किस परिस्थिति में पढ़ने स्कूल जाता है, बड़ी मुश्किल से उसका एडमिशन होता है, उसके बाद वहाँ पे कितनी मेहनत करता है, काम करते हुए भी वो कविताएं लिखता है, और इस तरीके से वो एक अच्छा कवि बन जाता है। तो ये जो इसकी कहानी है, उस कहानी का अगर हम आज के जो विद्यार्थी जीवन को शिक्षा देने की बात करें तो आप लिखेंगे कि जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव के छात्र जीवन के संघर्ष को देखकर आज के विद्यार्थी को यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए, यदि हमारी पढ़ने लिखने में रुचि हो तो हम अवश्य ही सफल हो सकते हैं, हम अवश्य पढ़ लिख करके कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार, यानी अपनी दृढ़ इच्छा अनुसार अपनी प्रतिभा का विकास जो है वो हम कर सकते हैं, अगर हम हिम्मत नहीं हारें तो, अगर हम दृढ़ संकल्पी हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है बच्चों 9वां कि सिल्वर वेडिंग कहानी में मानव की किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। तो देखो, सिल्वर वेडिंग कहानी में एक तरफ तो यशोधर पंत हैं और दूसरी तरफ उनका परिवार है, उनकी फैमिली है, जो पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति में जो है वो
रमी हुई है, और एक तरफ यशोधर पंत जो अपने प्रारंभिक जो विचार हैं, परंपरागत विचार, उनसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आपको लिखना है कि भाई मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित सिल्वर वेडिंग कहानी में मानव की आधुनिकता की ओर प्रवृत्त होने वाली प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। आजकल सारा संसार ही जो है वो मॉडर्न होता जा रहा है। वर्तमान परिवेश में लोग आधुनिकता के मोह जाल में फंसकर पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते जा रहे हैं, जिस कारण हमारे मानवीय मूल्यों का निरंतर पतन होता जा रहा है। मानव की इसी प्रवृत्ति पर करारा व्यंग इस कहानी में किया गया है। तो ये आधुनिकता की ओर जो अंधी दौड़ चली जा रही है, उस पर यहाँ पे लेखक ने व्यंग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि आलोक धनवा का कवि परिचय लिखिए। यहाँ पर आपको या तो किसी लेखक का या किसी कवि का परिचय जो है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आलोक धनवा, इनकी रचना है पतंग, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में हमने पढ़ी है। आप लिखेंगे कि कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में ही गिनी चुनी कविताओं से अपार सफलता, लोकप्रियता अर्जित कर ली थी। इनका जन्म 1948 मुंगेर बिहार में हुआ था। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और एकमात्र काव्य संग्रह जो है वो प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। 1998 में प्रकाशित हुआ था। ये देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे थे। इनकी आरंभिक कविता हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जुबानी याद रही है, और इन्हें राहुल सम्मान, साहित्य सम्मान, भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। हमारे सिलेबस में इनकी रचना है पतंग कविता, और पतंग कविता का तीसरा भाग। तो ये हमने पढ़ा इनके बारे में। यहाँ पर महादेवी वर्मा, बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जो इंपॉर्टेंट है वही हमने शामिल किए हैं, इसमें से आपको जरूर प्रश्न मिलेंगे। तो महादेवी वर्मा जो है का लेखक परिचय आपको लिखना है। तो देखो भाई, महादेवी वर्मा जिनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, 1907 में इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। 1929 में बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद समाज सेवा की ओर उन्मुख हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, निर्जा, रश्मि, यामा और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही, मेरा परिवार, उसके बाद इनकी श्रृंखला की कड़ियां, भारतीय संस्कृति के स्वर आदि। और इन्हें सम्मान मिले थे पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था। और इनकी कविताओं में निजी वेदना और पीड़ा समाहित है, जबकि इनके गद्य में सामाजिक सरोकारों का चिंतन है। तो आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अब हमारा शुरू होता है खंड स। खंड स में आपके जो बड़े प्रश्न हैं, और ये जो बड़े प्रश्न हैं इसमें आपको विकल्प मिलेंगे कि दो में से कोई आपको एक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये बड़े प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद फिर आपका रहेगा यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या। तो एक गद्य भाग से मिलेगी आपको सप्रसंग व्याख्या, एक आपको मिलेगी पद्य भाग से सप्रसंग व्याख्या। ये आपको विकल्प दिए हुए हैं कि दो में से कोई आपको एक करना है। इसके बाद अपना रहेगा पत्र एवं प्रारूप। तो यहाँ पर एक विज्ञप्ति लिखी हुई आप देख सकते हैं, वैसे विज्ञप्ति हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक यहाँ पे ज्ञापन लिखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक निबंध लिखा हुआ है, जो कि 300 शब्दों में आपका एक निबंध रहेगा। तो निबंध हमने लिखा है, ये आपका निबंध जो है वो रहेगा, ठीक है। और ये है प्रस्तावना। अभी हमने बालिका शिक्षा पर जो है वो निबंध है, ये आपको पूरा का पूरा निबंध रहेगा। तो बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक और मॉडल पेपर लेकर के नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये कंप्लीट PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हमारी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।